तो आज हम 2026-27 के भारतीय केंद्रीय बजट पर तैयार किए गए एक सारांश को देख रहे हैं। इसका शीर्षक है स्थिरता और रणनीतिक विकास। और ये दस्तावेज राजकोषीय लक्ष्यों और जो भी क्षेत्र विशिष्ट पहले हैं उन पर एक काफी ठोस अवलोकन देता है। बिल्कुल, इसमें जानकारी की कोई कमी तो नहीं है। मतलब सभी प्रमुख घोषणाएं बहुत साफ साफ लिस्ट की हुई हैं। हाँ, पर मुझे लगता है कि इसे सिर्फ एक जानकारीपूर्ण दस्तावेज से एक प्रभावशाली विश्लेषण में बदलने का एक बहुत बड़ा मौका है। अच्छा। हाँ, खासकर अगर हम इन घोषणाओं के पीछे की कहानी और उनके असल दुनिया के प्रभाव को सामने ला पाएं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि बात सिर्फ क्या घोषित हुआ है ये बताने की नहीं है, नहीं, बल्कि उस क्या का मतलब क्या है ये समझाने की है। मुझे लगता है सबसे पहली बात जो मुझे इसमें खटक रही है वो यही है। कि दस्तावेज क्या पर बहुत ज्यादा केंद्रित है, लेकिन तो क्या और किसके लिए, इन सवालों का जवाब वो पूरी तरह से नहीं देता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और ये सिर्फ एक कमी नहीं है, ये पाठक के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर है जो छूट रहा है। हाँ, देखिए, दस्तावेज में बड़े और प्रभावशाली आंकड़े हैं, जैसे सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के लिए 12.2 लाख करोड़। या वो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 4.3%। हाँ, बिल्कुल। ये आंकड़े पैमाने को तो दिखाते हैं, लेकिन अपने आप में वे बेजान हैं। वो पाठक के मन में कोई तस्वीर नहीं बनाते। और जब तक कोई तस्वीर न बने तब तक वो जुड़ाव महसूस नहीं होता। सही बात है। एक आम नागरिक या एक छोटे व्यापारी का मालिक वो इन नंबरों को देखकर कैसा महसूस करे, मतलब ये समझना मुश्किल है कि 12.2 लाख करोड़ का उनकी सुबह की चाय से क्या लेना देना है। ठीक वही बात। ये तथ्यों की एक सूची बनकर रह जाता है जिसमें वो मानवीय स्पर्श की कमी है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि लोग कहानियों से जुड़ते हैं, आंकड़ों से नहीं। आंकड़े कहानी का समर्थन कर सकते हैं, पर वो खुद कहानी नहीं होते। तो आपका सुझाव क्या है? मेरा सुझाव यह है कि हर बड़ी घोषणा या आंकड़े को एक मानवीय या एक आर्थिक कहानी से जोड़ा जाए। हमें ये साफ करना होगा कि इन नीतियों से किसे और कैसे फायदा होगा। तो हर नंबर को एक चेहरा देना है, एक संदर्भ देना है। बिल्कुल। ताकि पाठक ये महसूस कर सके कि ये सिर्फ एक्सेल शीट की संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ऐसे फैसले हैं जो उनके जीवन को, उनके शहर को बदल सकते हैं। हाँ, ये दिलचस्प है। क्या हम कुछ ठोस उदाहरणों पर बात कर सकते हैं? जरूर। दस्तावेज में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जिक्र है। हाँ, है। ये एक तथ्य है, लेकिन इसे जीवंत करने के लिए हम कुछ ऐसा जोड़ सकते हैं जैसे जिससे मुंबई पुणे जैसे महत्वपूर्ण मार्गों पर यात्रा का समय लगभग आधा हो जाएगा। अच्छा। और इन आर्थिक केंद्रों के बीच व्यापार और पेशेवरों की आवाजाही को एक अभूतपूर्व बढ़ावा मिलेगा। अब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, अब ये एक कहानी है, समय की बचत की, अवसर की। ये बहुत शक्तिशाली है। आपने एक मतलब अमूर्त घोषणा को एक ठोस लाभ में बदल दिया जिसे कोई भी समझ सकता है। हाँ, क्या ये रणनीति सेवा उन्मुख पहलों पर भी काम करती है, जैसे वो बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम? बिल्कुल। बल्कि वहां तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। दस्तावेज कहता है कि बायोफार्मा शक्ति कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। एक बड़ी रकम है। पर इसका मतलब क्या है? तो इसे इस तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस निवेश का लक्ष्य भारत को सिर्फ दुनिया की फार्मेसी होने से आगे ले जाना है। अच्छा, तो सिर्फ दवा निर्माता नहीं, बल्कि भविष्य की बीमारियों के लिए नई दवाओं और टीकों का आविष्कार करने वाला एक वैश्विक केंद्र बनाना है। वाह। और इसका सीधा मतलब है कि कल की जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं, जैसे कैंसर या दुर्लभ बीमारियां, उनके लिए ज्यादा किफायती इलाज भारत में ही विकसित हो सकेंगे। अब ये सिर्फ एक उद्योग के लिए आवंटन नहीं लगता, ये स्वास्थ्य सुरक्षा में एक राष्ट्रीय निवेश की तरह लगता है। ये सीधे लोगों की भलाई से जुड़ गया। बिल्कुल। मेरे दिमाग में एक और उदाहरण आ रहा है, वो एमएसएमईज के लिए ऋण गारंटी योजना। हाँ, उसे भी इसी तरह मानवीय बनाया जा सकता है। कैसे? सिर्फ ये कहने की बजाय कि एमएसएमईज के लिए 9,000 करोड़ रुपए की ऋण गारंटी दी गई, हम कह सकते हैं ये रकम देश भर में हजारों छोटे उद्यमियों के लिए एक जीवन रेखा है। एक जीवन रेखा। हाँ,
इसका मतलब है कि कानपुर में एक छोटे कारखाने का मालिक अब बिना डरे लोन ले सकता है, या कोयंबटूर में एक महिला उद्यमी नई मशीनें खरीद सकती है। और इससे न केवल उनका व्यवसाय बढ़ेगा बल्कि नए रोजगार भी पैदा होंगे। एग्जैक्टली। ठीक है, मैं समझ गई। हर आंकड़े को एक कहानी से जोड़ना पाठक को सीधे बजट के दिल में ले जाता है। पर मुझे लगता है कि यहाँ एक और थोड़ी गहरी समस्या है। मान लीजिए हमने हर बिंदु को एक शानदार कहानी बना दिया। ठीक है। लेकिन अगर वो कहानियां बिखरी हुई हैं, तो भी पाठक एक बड़ी तस्वीर नहीं देख पाएगा। दस्तावेज की संरचना भी तो एक कहानी कहनी चाहिए, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जानकारी को बिंदुओं की सूची के रूप में दिया गया है, जो एक सुसंगत कहानी बनाने का अवसर खो देता है। हाँ, अभी तो ये खंडों में बटा हुआ है। पहले मैक्रो लक्ष्य, फिर क्षेत्र, फिर कर। तार्किक है, पर प्रेरणादायक नहीं है। ये एक सरकारी रिपोर्ट की तरह लगता है, एक आकर्षक विश्लेषण की तरह नहीं। ये ऐसा है जैसे आपके पास एक फिल्म के सभी बेहतरीन सीन हैं, पर वो सही क्रम में नहीं है। सही उदाहरण है। दर्शक भ्रमित हो जाएगा। दस्तावेज का शीर्षक स्थिरता और रणनीतिक विकास का वादा करता है, लेकिन सामग्री उस वादे को एक धागे में नहीं पिरोती। हाँ, जबकि एक शक्तिशाली विश्लेषण पाठक का हाथ पकड़कर उसे एक यात्रा पर ले जाता है। तो सुझाव यह है कि दस्तावेज को एक कथानात्मक चाप, एक नैरेटिव आर्क के साथ पुनर्गठित किया जाए। एक केंद्रीय विषय स्थापित करें और फिर घोषणाओं को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। एक सूची को एक तर्क में बदलना, ये असल में कैसा दिखेगा? क्या हम इसे किसी फ्रेमवर्क में ढाल सकते हैं? एक फ्रेमवर्क? जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, इसे रणनीतिक विकास के 3 स्तंभ जैसे किसी फ्रेमवर्क में बांटना। ये एक शानदार शुरुआत है। ये तुरंत संरचना और उद्देश्य देता है। चलिए इस पर सोचते हैं। पहला स्तंभ क्या हो सकता है? शायद कुछ ऐसा जो भविष्य की नींव रखने पर केंद्रित हो। जैसे स्तंभ 1, भविष्य के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा बनाना। बहुत अच्छा। इसके तहत हम उन सभी बड़ी परियोजनाओं को एक साथ ला सकते हैं। तो इसमें वो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर आ गए, नए हवाई अड्डे, शहरी परिवहन और यहाँ तक कि कार्बन कैप्चर जैसी भविष्य की तकनीकें भी। हाँ, ये सब मिलकर एक ही कहानी कहते हैं कि भारत कल की जरूरतों के लिए आज एक मजबूत नींव बना रहा है। ये सिर्फ निर्माण नहीं है, ये भविष्य निर्माण है। ठीक है। और दूसरा स्तंभ भारत की वैश्विक स्थिति के बारे में हो सकता है। जैसे स्तंभ 2, भारत को एक वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र बनाना। हाँ, ये एकदम सही है। इसमें आप सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, मेगा टेक्सटाइल पार्क और कंटेनर निर्माण जैसी घोषणाओं को शामिल कर सकते हैं। तो ये दिखाता है कि बजट सिर्फ देश के भीतर नहीं देख रहा। नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति बना रहा है। ये मेक इन इंडिया को अगले स्तर पर ले जाने की कहानी है। और अंत में तीसरा स्तंभ लोगों पर केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि बुनियादी ढांचा और उद्योग तभी सफल होते हैं जब लोग सशक्त हों। सही बात। तो स्तंभ 3, अपनी मानव पूंजी में निवेश, नागरिकों का सशक्तिकरण। उत्तम। इसमें MSMEs को समर्थन, कौशल भारत मिशन, शिक्षा और बायोफार्मा पहल जैसी चीजें शामिल होंगी। तो ये स्तंभ इस बात पर जोर देता है कि बजट सिर्फ कंक्रीट और स्टील के बारे में नहीं है, बल्कि यह देश के सबसे मूल्यवान संसाधन, उसके लोगों में निवेश करने के बारे में भी है। इस तरह की संरचना के साथ दस्तावेज अब अलग अलग घोषणाओं का संग्रह नहीं रह जाता। यह एक सुसंगत और शक्तिशाली दृष्टि प्रस्तुत करता है। मैं आपकी बात समझती हूँ और ये संरचना निश्चित रूप से विश्लेषण को बहुत मजबूत बनाएगी। पर एक सवाल है। पूछिए। जब हम इस तरह की एक सकारात्मक और शक्तिशाली कहानी बना रहे हैं, तो क्या हम एक तरफा होने का जोखिम नहीं उठा रहे? मतलब ये कि दस्तावेज एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, लेकिन ये संभावित चुनौतियों या जोखिमों पर बिल्कुल भी बात नहीं करता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये मेरे तीसरे और अंतिम सुझाव की ओर ले जाता है कि दस्तावेज को और विश्वसनीय बनाने के लिए उसे संभावित चुनौतियों, जोखिमों या विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। एक मिनट रुकिए। अगर हम चुनौतियों और जोखिम जोड़ना शुरू कर देंगे, तो क्या हमारा विश्लेषण बहुत नकारात्मक नहीं हो जाएगा? हम्म। आखिरकार ये बजट का सारांश है,
उसकी आलोचना नहीं। क्या हम लेखक के मूल सकारात्मक इरादे को कमजोर करने का जोखिम नहीं उठा रहे? मैं आपकी चिंता समझता हूँ और ये एक जायज सवाल है, लेकिन विश्वसनीयता और नकारात्मकता में अंतर है। अच्छा। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना नकारात्मक होना नहीं है, ये यथार्थवादी और गहरी सोच का प्रदर्शन है। देखिए, जब आप सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं तो ये प्रचार जैसा लग सकता है, लेकिन जब आप संभावित बाधाओं को भी स्वीकार करते हैं तो ये दिखाता है कि आपने विषय पर 360 डिग्री विचार किया है। और इससे पाठक का विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल, उन्हें लगता है कि वे एक विशेषज्ञ का विश्लेषण पढ़ रहे हैं, न कि किसी प्रवक्ता का प्रेस नोट। तो आप कह रहे हैं कि चुनौतियों को स्वीकार करने से असल में सकारात्मक बिंदुओं का वजन बढ़ता है, क्योंकि वे एक विश्वसनीय संदर्भ में प्रस्तुत किए जाते हैं। हाँ, ये आपके विश्लेषण को आधिकारिक बनाता है। उदाहरण के लिए, वो 17.2 लाख करोड़ रुपए की बाजार उधारी का उल्लेख है। हाँ, एक बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी। एक तरफा विश्लेषण बस ये बताएगा कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा, लेकिन एक विश्वसनीय विश्लेषण ये सवाल भी उठाएगा, हालांकि ये उधारी जरूरी है, पर हमें इस पर भी नजर रखनी होगी कि ये निजी निवेश को बाहर तो नहीं कर रही है, या भविष्य में ब्याज दरों पर दबाव तो नहीं डाल रही है। सही। ये आलोचना नहीं है, ये एक संपूर्ण तस्वीर है। ये समझ में आता है। ये पाठक को सोचने के लिए कुछ देता है। सेमीकंडक्टर मिशन जैसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के लिए इसे कैसे लागू किया जा सकता है? सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एक शानदार पहल है। उसकी प्रशंसा करने के बाद आप एक सूक्ष्म दृष्टिकोण जोड़ सकते हैं। जैसे कि हालांकि ये एक महत्वाकांक्षी कदम है, लेकिन इसकी सफलता वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की जटिलताओं और सबसे महत्वपूर्ण, इस क्षेत्र के लिए कुशल प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की क्षमता जैसी चुनौतियों पर काबू पाने पर निर्भर करेगी। तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये विफल हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं कि इसकी सफलता के लिए इन क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है। ये एक रचनात्मक और आगे की सोच वाला दृष्टिकोण है। हाँ, सुझाव ये है कि हर बड़ी पहल के साथ एक आगे की राह या विचार करने योग्य बातें जैसा पहलू जोड़ा जाए। ये दिखाता है कि आपका एनालिसिस सिर्फ वर्तमान पर नहीं, बल्कि भविष्य के कार्यान्वयन पर भी है। और ये आपके काम में गहराई और विश्वसनीयता की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है। बिल्कुल। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो दस्तावेज जानकारीपूर्ण होने के आधार पर मजबूत है, पर इसे प्रभावशाली बनाने के लिए 3 बड़े बदलावों की जरूरत है। सही। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है प्रभाव। आंकड़ों और घोषणाओं को मानवीय कहानियों से जोड़ना, ताकि पाठक समझ सके कि तो क्या। हाँ, हर नंबर के पीछे छिपे इंसान और उसके जीवन पर पड़ने वाले असर को सामने लाना। दूसरा है संरचना। बिखरे हुए बिंदुओं की सूची को एक सुसंगत कथा में बदलना, जैसे वो विकास के 3 स्तंभ वाला फ्रेमवर्क। हाँ, ताकि पाठक बजट के पीछे की बड़ी रणनीतिक सोच को देख सके। और तीसरा है विश्वसनीयता। एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना, हर बड़ी पहल के साथ संभावित चुनौतियों या जोखिमों को स्वीकार करना। ये दिखाता है कि आपने गहराई से सोचा है और आपके विश्लेषण को और अधिक विश्वसनीय बनाता है। बिल्कुल। ये बदलाव निश्चित रूप से इस विश्लेषण को सिर्फ एक अच्छे सारांश से एक यादगार और प्रभावशाली दस्तावेज में बदल देंगे। मुझे भी यही लगता है। जब आप इन सुझावों पर काम कर लें, तो हमें अपना अपडेट किया हुआ मसौदा जरूर भेजिएगा। हमें ये देखने में बहुत खुशी होगी कि ये कैसे विकसित होता है।